नमस्कार साथियों, आज के हमारे डेली करंट अफेयर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। साथियों, आज की क्लास में पढ़ाए जाने वाले करंट जीके के क्वेश्चन आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको हमारी क्लास में जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वह सबसे अलग होंगे और जिसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, अर्थात आप 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से अन्य 40 प्रश्न अपने आप खुद बना सकते हैं और आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम इंपॉर्टेंट 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में के बिड़ला द्वारा 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी है डॉक्टर शरण कुमार, ऑप्शन सी है लेखिका शिव शंकरी तथा ऑप्शन डी है लक्ष्मी नंदन बोहरा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखिका शिव शंकरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब हम पूरी जानकारी के मुताबिक बता दूं साथियों कि 32वां सरस्वती सम्मान जिसे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसे वर्ष 2022 के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित 22 भाषाओं में से तमिल भाषा की लेखिका शिव शंकरी को इस सम्मान के लिए चुना गया है। साथियों, इस सरस्वती सम्मान के बारे में हम और जानकारी बात करेंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा तो उसके बारे में पढ़े तो इस सरस्वती सम्मान की स्थापना के बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना वर्ष 1991 में हुई। इस पुरस्कार के लिए जब राशि की बात करें तो 15 लाख रुपए की नगद राशि एक पुरस्कार के रूप में दी जाती है। साथ में एक पट्टिका और एक प्रस्तुति पत्र भी दिया जाता है। साथियों, शिव शंकरी को उनके वर्ष 2019 में लिखे संस्करण सूर्यवंशम के लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। जब हम साथियों लेखिका शिव शंकरी के बारे में और बात करें तो देख लेते हैं, जब इनके साहित्य जीवन के अंदर अर्थात 5 दशकों या 50 सालों से अधिक रहा है, जिसमें 36 उपन्यास, 48 उपन्यासों, 150 लघु कथाओं, 15 यात्रा वृत्तांतों, निबंधों के 7 संग्रहों और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित 3 जीवनियों की लेखिका इनमें, मतलब इन्होंने इतना सारा संघर्ष और इनके बारे में लिखा है। ये एक तमिल भाषा की लेखिका है और इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान इनकी संस्करण सूर्यवंशम के लिए चुना है। जब हम साथियों इसी की जानकारी के लिए हम बात करें कि जब इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान मिला है तो हमारे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 31वां, 30वां, 29वां सम्मान किसे मिला और पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला। तो उसके बारे में बात करें तो प्रथम सरस्वती सम्मान वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी कथनी हिंदी भाषा के अंदर आत्मकथा के स्वरूप दिया गया था। जब हम बात करें साथियों 31वां सरस्वती सम्मान अर्थात वर्ष 2021 में विजेता प्रोफेसर रामदरस मिश्र थे, जिन्होंने हिंदी भाषा के अंदर मैं तो यहाँ हूँ एक कथन मतलब कहानी लिखी थी या एक कविता लिखी थी। 30वां सरस्वती सम्मान जिसे वर्ष 2020 में दिया गया था, उसके विजेता शरण कुमार लिम्बाले है, जो कि इन्होंने एक कथा लिखी थी, सनातन भाषा थी इनकी, मराठी भाषा में इनको यह सम्मान मिला था। जब हम बात कर लेते हैं वर्ष 2019 में मिले सरस्वती सम्मान या 29वां सरस्वती सम्मान, तो यह वासुदेव मोही को उनकी कथा चेकबुक के लिए सिंधी भाषा के अंदर यह दिया गया। तो आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को मिला, उसके बाद अब जो वितरित किया ये 32वां था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार हेतु किसे नामित किया है? यहाँ पे भारत की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है मॉरिस ग्रीन, ऑप्शन बी असाफा पावेल, ऑप्शन सी है स्टीव मुलिंग तथा ऑप्शन डी है
नीरज चोपड़ा। साथियों, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हुए इस पर एशियाई खेलों में से जब हम बात करें तो भाला फेंके में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के स्टार या गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम वर्ल्ड एथलीट ने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है। तो डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जब हम बात करें इस सूची के अंदर विश्व के कुल 11 एथलीटों के नाम जोड़े गए हैं। नीरज चोपड़ा, जब हम बात करें साथियों, भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का इनमें नाम है। जब हम बात करें नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों के बारे में तो वर्ष 2023 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस साल की शुरुआत में बुडापेस्ट में इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पहले भारतीय बने। उसके बाद एशियन खेल और डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन हुआ और वर्ष के अंत में एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीतकर एक नया इतिहास बनाया है। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में इन्हें विश्व एथलीट के लिए नामित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में विभिन्न देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा 107, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 121 तथा ऑप्शन डी है 125। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दूं 111। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का संबंध देश विदेश में भूखमरी या जो बच्चे हैं, बच्चों के कम पोषण, बाल मृत्यु दर, उनके विकलांगता, उनकी हाइट के अनुसार आदि के संकेतों पर भूखमरी की गणना रिपोर्ट जारी करता है। साथियों, इसकी शुरुआत की जब बात करें तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी, जिसमें यह 125 देशों के आंकड़ों को दर्शाता है। साथ ही इसमें कुल 125 देश शामिल हैं। जब हम बात करें इसे चलाने वाली संस्था की तो आयरिश एनजीओ तथा जर्मन एनजीओ है जो कि इस संस्था को चलाते हैं। साथ ही जब हम बात करें 2023 में रैंक में भारत 111वां स्थान रहा है, 125 देशों में से 111वें रैंक पे रहा है। और GHI स्कोर की बात करें तो इनका स्कोर है 28.7। वर्ष 2022 में रैंक रही थी इनकी 107, वर्ष 2021 में 101 रैंक तथा वर्ष 2020 में 94 रैंक रही थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्थात पिछले वर्ष के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई, तो ये भी आंकड़ा पूछा जाता है। जब बात करें साथियों इस सूची में टॉप 3 देश की या 4 देशों की बात करें तो पहले फर्स्ट रैंक पे है बेलारूस, दूसरे पे बोस्निया और हर्जेगोविना, तीसरे पे चिली देश तथा चौथे देश पे चीन बना हुआ है। तो यहाँ से ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जब हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए है हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है हमारा बाबर आजम, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर तथा ऑप्शन डी है KL राहुल। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। साथियों, जैसा कि आपको पता है भारत में विश्व कप 2023 का आयोजन हो रहा है, जिसमें हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में रोजाना एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, जिसमें भारतीय ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वनडे विश्व कप में 556 छक्के लगाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जब हम बात करें साथियों इन्हीं सीरीज में दूसरे रिकॉर्डों के बारे में या दूसरे नंबर की पहले हम सर्वाधिक छक्के लगाने वाली लिस्ट देख लेते हैं तो 556 छक्के के साथ रोहित शर्मा, 553 छक्के के साथ वेस्ट इंडीज के पूर्व खिलाड़ी क्रिस गेल, 476 छक्के के साथ शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के, 398 छक्के ब्रेंड मैकुलम न्यूजीलैंड के और 383 छक्के मार्टिन गुप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। इसी रैंक में सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा के नाम हैं। जब हम
बात करें और प्रश्नों की, तो वनडे विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी रोहित शर्मा बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के 6 छक्के थे, 6 शतक थे, इन्होंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी रोहित शर्मा बन गए हैं। मतलब भारत की तरफ से 63 गेंदों में इन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है। विश्व कप में 1000 रन के लिए सबसे कम पारी में बनाने वाले बल्लेबाज पहले हैं डेविड वार्नर, जिन्होंने 19 पारी में, और रोहित शर्मा ने हाल ही में शतक लगाया उस दिन 19 पारियों में 1000 रन पूरे कर लिए हैं। तो इन्हें ये भी डेविड वार्नर के साथ जुड़ गए हैं। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है बालाकृष्ण किनी, ऑप्शन सी नवनीत बोहरा, ऑप्शन सी NS वेंकटेश, तथा ऑप्शन डी है हमारा अजय त्यागी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नवनीत बोहरा, और इनकी फोटो आपके सामने प्रचलित है। साथियों, जानकारी के मुताबिक बता दूं, एसोसिएशन ऑफ फ्रेंचाइज या म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया अर्थात AMFI ने हाल ही में बोर्ड की बैठक के दौरान HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत मुनोत को चेयरमैन के लिए चुना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, इस पदोन्नति पर जो पद पर कार्यरत व्यक्ति बाला सुब्रमण्यम है, इनका स्थान ग्रहण करेंगे नवनीत बोहरा। साथियों, जब हम बात करें AMFI की, या हम एक बार बात कर लेते हैं और गहराई से, तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया भारत में एक म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट सेक्टर की एक बड़ी संस्था है। भारत के अधिकांश म्यूचुअल फंड इस फर्म के हिस्से हैं। साथियों, हम बात कर लेते हैं इनकी स्थापना, इनका मुख्यालय और इनके सदस्य के बारे में। तो स्थापना 1995 में हुई, मुख्यालय है इसका मुंबई में, इसके कुल 44 सदस्य हैं, तथा इसका जब मालिक की बात करें, इस संचालन की बात करें, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। म्यूचुअल फंड अर्थात एक इन्वेस्टमेंट है जो कि भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA ने उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए किस देश को नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है हमारा श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, तथा ऑप्शन डी है हमारा भारत। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपाध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए भारत को नामित किया है। इस प्रश्न से संबंधित हमने हमारी पिछली कक्षा के अंदर भी संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ा था, और आज इसका दोबारा इस प्रश्न को नए तरीके से पढ़ेंगे। तो साथियों, IORA का पूरा नाम है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जो कि अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, या आप कह सकते हो हिंद महासागर के कुल 34 देशों का एक संगठन है, जिनमें से 11 देश सहयोगी देश हैं और 23 देशों का यह संगठन है। साथियों, आपको बता दूं, 11 अक्टूबर कोलंबो में श्रीलंका में हुई 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इस संगठन की अध्यक्षता श्रीलंका को सौंपी गई, और जो वर्ष 2023 और 25 तक इसकी अध्यक्षता करेंगे। बात करूं इस संस्था की स्थापना की, तो उसे 1997 में, तथा उपाध्यक्ष के लिए भारत को इसमें चुना है। साथियों, जब हम बात करें पिछले अध्यक्षता की, तो बांग्लादेश को वर्ष 2021 और 23 के लिए नामित किया गया था। अब की बार संगठन के अध्यक्ष श्रीलंका और उपाध्यक्ष भारत देश करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में इजरायल में फंसे भारतीय को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? जब हम बात करें साथियों ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है हमारा ऑपरेशन इजरायल, ऑप्शन बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन अजय, तथा ऑप्शन डी है ऑपरेशन प्रवासी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है
भारत सरकार के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय। जैसा कि आप जानते हैं, अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार 10 दिनों से चल रहा है और इसी युद्ध के चलते भारतीय लोग इजराइल में फंस चुके हैं। उन भारतीय नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय का अभियान चलाया है। इसमें केंद्रीय मंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। अर्थात अभी मैं आपको बता दूं, इस ऑपरेशन के चलते सबसे पहले 212 भारतीयों को भारत सकुशल वापस लाया गया है। तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध में फंसे इजराइल में भारतीयों को वापस सकुशल लाने के लिए ऑपरेशन अजय का संचालन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस के साथ या किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए एप्पल कंपनी, ऑप्शन बी रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन सी सैमसंग तथा ऑप्शन डी है हमारा उपयुक्त सभी। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रिलायंस फाउंडेशन। जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको साथियों, रिलायंस फाउंडेशन की चैंपियनशिप फुटबॉल एकेडमी की यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री नीता अंबानी ने एक नए सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। साथियों, इन्होंने एक नया समझौता किया और इस समझौते के अंदर ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अर्थात ज़्यादातर छोटे बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। साथियों, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12 वर्ष। साथियों, बता दूं, विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार वर्ष 2023 में दूसरा गुरुवार 12 अक्टूबर को था। तो साथियों, अब की बार मैं आपको बता दूं, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 2023 का विषय है काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करना। अर्थात साथियों, इस विषय का अर्थ है कार्यस्थल पर जो कार्य करते हैं लोग, उनकी आंखों की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करने और उद्योगों के मालिकों से उनके जो लेबर है उनकी नेत्र के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। साथियों, इसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टिबाधिता की ओर ध्यान आकर्षित करना है और यह विश्व दृष्टि दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस IDDR कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपके सामने जो इसके थीम है वो भी आपको बताऊंगा। वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 13 अक्टूबर को इस दिन की आधिकारिक तारीख के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया था। इस दिन का उद्देश्य आपदा और आपदाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित या वैश्विक ध्यान आकर्षित करना है। आपदा जोखिम नवीनता 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें या विषय की बात करें तो अछूते से अकेले रहने के लिए एक लचीला भविष्य है, ये इस दिन का विषय माना गया है। अर्थात एक दूसरे की मदद करना और राष्ट्रीय आपदा जोखिम में एक दूसरे की भलाई करने के लिए इसे नामित किया गया है। साथियों, आज की क्लास जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें
और आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।